We are live right now. Okay. Okay, so shall we start? So, Yeah. Nawaz, so shall I start then? Yes, please. Okay. नमस्कार सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। लोकतंत्रशाला की जो चर्चा की श्रृंखला चली है उसमें ये चौथी कड़ी है और इस कड़ी में हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे साथ अब बातचीत करने को जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक जी होंगे, जो इस लॉकडाउन की स्थिति में और कोविड-19 की जो महामारी का जो भय हर जगह फैला हुआ है, उन हालात में अर्थव्यवस्था को लेकर जो मुख्य मुद्दे, जो मुख्य चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं, उसके बारे में वे बोलेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि जान और जहां दोनों को साथ लेकर चलना है, ऐसी बात चल रही है। तो जान के बारे में तो जो महामारी के विशेषज्ञ हैं वो हमें बताएंगे, लेकिन इस जहां को कैसे बचाना है और विशेषकर इसकी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाना है, इन सवालों पर प्रोफेसर प्रभात पटनायक, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशक तक अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे थे, और मैं अपनी तरफ से कबूल करूं तो मेरे भी प्राध्यापक रह चुके हैं, मैं उनका शिष्य हूं। In the interest of full discovery, Professor Patnaik also happens to be my own teacher of economics at Jawaharlal University for several decades. He needs no introduction as a very well-known economist on the progressive and people's side of the economic agenda. So he is going to be speaking to us on the challenges facing our nation, the economic challenges facing our nation in this context. So Professor Patnaik will speak initially for about 15 to 20 minutes and then we will invite questions. Professor Patnaik जी अभी 15-20 मिनट तक बोलेंगे अपनी ओर से, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है, जिनको वो बाद में जिनका जवाब वो बाद में देंगे। तो प्रोफेसर पटनायक, स्वागत है आपका। शुक्रिया सतीश, और सभी को मेरा नमस्कार। जब भी हम देश में अभी कोविड-19 क्राइसिस का अर्थशास्त्र के ऊपर, अर्थनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जब चर्चा होती है तो लोग ज्यादातर जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। आईएमएफ कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ 1.68%, 1.68% को नीचे आ जाएगा। पहले तो 6-7% था, अब 1.68% आ जाएगा। लेकिन और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो पॉजिटिव रेंज में होगा ही नहीं, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होगा इस साल। लेकिन मुझे लगता है कि ये जीडीपी के बारे में बात करने से हम कुछ डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। लोगों का एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम है, हम वहां से शुरू करें। मुझे लगता है एक तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है कि अभी करोड़ों लोगों के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, ठहरने के लिए घर नहीं है, तो उनको हम कैसे मदद पहुंचाए। दूसरी बात यह है कि अगर भी वो इमीडिएट क्राइसिस को हम टैकल करते हैं, दूसरी बात यह है कि हम प्रोडक्शन कैसे शुरू करें। एग्रीकल्चर में तो चल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सीजनल एक्टिविटी है, लेकिन इंडस्ट्री, सर्विसेज, यहाँ पर हम जहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया है, हम कैसे प्रोडक्शन शुरू करें। तीसरी बात यह है कि अगर हम प्रोडक्शन शुरू भी करें, हमारे यहाँ ये कोविड क्राइसिस की वजह से कई सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स यहाँ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बहुत ही सीरियस हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादातर अभी तक देश में चर्चा बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहला तो ये है कि जो लोगों का इमीडिएट जो क्राइसिस है, लाइवलीहुड क्राइसिस, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए साधन नहीं है, तो इसके लिए बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को कुछ कैश ट्रांसफर और कुछ खाना देना जरूरी है। तो ये खाने के बारे में लोगों ने कहा है कि अगर 10 किलो ग्रेन, चावल या गेहूं
हर एक को अगर हम 10 किलो दे पर मंथ, और ये हम दें 6 महीनों के लिए, बिल्कुल ये हम फ्री हर एक को, इसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे, हर एक को 10 किलो चावल या गेहूं पर मंथ वी गिव फॉर 6 मंथ्स। और ये आप एपीएल हो, बीपीएल हो, आप टारगेट ग्रुप में हो, नहीं हो, ये यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर भी आप यूनिवर्सल करेंगे, कुछ लोग इससे अपने आप ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो अगर भी आप यूनिवर्सल करेंगे, रफली 80% देश के लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो अगर आप इसका कैलकुलेट करें, तो मुझे लगता है इसमें अभी अगर आप 6 महीने के लिए दें तो 1,17,000 करोड़ इसके लिए चाहिए होगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ चावल या गेहूं देने से काम नहीं बनता है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि अभी हमारे पास 77 मिलियन टन, 7.7 करोड़ टन हमारे पास गेहूं या चावल अनाज के हैं हमारे पास स्टॉक्स। और उसके ऊपर अभी रबी सीजन आया है, और रबी का प्रोक्योरमेंट तो हमारे पास 11-12 करोड़ टन आ जाएगा और हमारे पास रहेगा। तो इसीलिए हम हर एक को यूनिवर्सली हर महीने 10 किलोग्राम चावल या गेहूं दे सकते हैं हर 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 व्यक्ति को। तो इसके लिए मैंने कहा 1,17,000 करोड़ चाहिए होगा। और फिर लेकिन चावल या गेहूं से तो काम नहीं चलेगा, हर एक को कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि अभी उनका रोजगार बंद हो गया है। अगर हम हर महीने 7,000 रुपए हर हाउस होल्ड को, हर फैमिली को दें, तो देश में फिर मैं सोच रहा हूं कि 80% इसका लाभ उठाएंगे। तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करें, ये फिर 4 लाख, ये हम 3 महीने के लिए दें तो 4,30,000 करोड़ इसमें खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर 6 महीने के लिए फ्री अनाज और 3 महीने के लिए आप हर एक को यूनिवर्सली 7,000 रुपए पर महीने पर फैमिली अगर दें, तो इस पे 1,17,000 और 4,30,000 मिलाकर तकरीबन 5.5 लाख करोड़ की जरूरत होगी। ये हमारे जो जीडीपी है उसका 3% है। अगर हम इसके लिए टैक्स के लिए तो अभी टाइम नहीं है, जब ये क्राइसिस खत्म होगा फिर एक सप्लीमेंट्री बजट होगा, उसमें आप टैक्स प्रपोजल्स कर सकते हैं। अभी तो इसके लिए सिर्फ सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे बोरो करना चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं प्रिंटिंग मनी। रिजर्व बैंक जब पैसे देती है तो रिजर्व बैंक सरकार को, तो इट प्रिंट्स मनी। तो अभी पैसे प्रिंट करके सरकार को रिजर्व बैंक दे सकता है, और इसके आधार पे हम ये हर एक को देने के लिए सरकार प्रस्तुत हो सकता है। ये 3 महीने के लिए 7,000 रुपए पर फैमिली दें, लेकिन 3 महीने के बाद हमें फिर अभी तो आप जानते हैं MGNREGS तकरीबन बंद ही है, तो हमें MGNREGS को भी स्टार्ट करना है। तो आप ये 7,000 रुपए 3 महीने तक दें, उसके बाद तब तक MGNREGS स्टार्ट हम कर सकते हैं, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से लोगों को जो काम कर रहे हैं MGNREGS के लिए पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त हमें वो किसने रजिस्टर किया, किसने रजिस्टर नहीं किया, इन चीजों के बारे में बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए। जो भी MGNREGS के लिए आ रहा है उसको आप काम दीजिए। जैसे मैंने कहा, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्सल होना चाहिए, कैश डिस्ट्रीब्यूशन, कैश ट्रांसफर वैसे भी यूनिवर्सल होना चाहिए MGNREGS में लोगों को काम देना। लेकिन ये तो अभी आप इमीडिएटली जो दे सकते हैं, और हम जरूर दे सकते हैं, हमारे पास अनाज है, और मैंने जैसे कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे प्रिंट कर सकती है। इसका कोई, मुझे तो लगता नहीं इसका कोई बुरा असर होगा हमारे अर्थनीति के ऊपर।
अब ऑफ कोर्स ये जो पैसा है, ये पैसा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तो खर्चा नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं लोगों के पास अनाज पहुंचाने के लिए, लोगों के पास पैसे पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ रिसेंटली इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड डिसीजन मेकिंग इतना ज्यादा हुआ है, और सरकार ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, उसने कहा था कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रेवेन्यू कुछ कम होगा जीएसटी की वजह से, पहले तो सेल्स टैक्स हुआ करता था, उससे उनको पैसे मिलते थे, अगर रेवेन्यू कुछ कम होगा तो हम वो शॉर्टफॉल आपको देंगे। लेकिन अगस्त के महीने से सरकार ने ये रेवेन्यू भी नहीं दिया, और अभी तो स्टेट गवर्नमेंट्स कोविड-19 की वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत मदद करना चाहिए, और ये बिल्कुल जरूरी है। हम अगर इस क्राइसिस से निपटना चाहते हैं तो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो पैसे हैं, पहले तो जो जीएसटी शॉर्टफॉल का जो है, जो उनको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, और उसके ऊपर मैंने जो कहा 3% है, 3% का कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये तो इमीडिएट प्रॉब्लम है। अब ऐसा है कि हम अगर प्रोडक्शन शुरू करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन का एक ये प्रॉब्लम है कि जो लेबर, माइग्रेंट लेबर, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र आयोग शिल्प में जुड़े हुए हैं, वो तो गांव चले गए, और नहीं तो कहीं रास्ते में अटके हुए हैं और वहां क्वारंटाइन हुए हैं, तो वो अभी शहर में उनको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए उसके लिए टाइम लगेगा, और इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। लेकिन अभी अगर आप उनको कुछ हेल्प करें और उनका आप इनकरेज करें कि वो शहर में वापस आए, और उनके पास कुछ अगर पैसे हो तो वो जहां उन्होंने मकान लिया था रेंट पर, किराए पर, और वो लैंडलॉर्ड ने उनको निकाल दिया है, तो उसको वो रेंट दे सकते हैं और मकान में वापस जा सकते हैं। तो वो बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम है, गेटिंग स्टार्टेड, particularly small industries, small units, getting production started there by getting the labor back to the cities or to towns is going to be a very serious problem. But that of course is our immediate medium term problem. अगर उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल हो। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी एक है, उसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है। वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये है कि अभी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ हर साल हम जो इंपोर्ट करते हैं, वो जब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक सिस्टमैटिक डेफिसिट है। ये डेफिसिट दो चीजों से मीट होता है। एक तो है कि हम, हमारे यहाँ काफी फाइनेंशियल इनफ्लो है, अमेरिका से, यूरोप से, बहुत सारे देशों से हमारे यहाँ पैसे आते हैं, और वो पैसे वो सट्टा बाजार में लगता है, वो पैसे डिपॉजिटेड होते हैं, उन पैसों से हमारे यहाँ कई सारे एसेट्स खरीदे जाते हैं, तो वो प्योर फाइनेंस है। और दूसरा है रेमिटेंसेस, यानी कि हमारे यहाँ जैसे समझ लीजिए मजदूर जाते हैं, गल्फ में काम करते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं, उससे भी हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, उसको हम मीट करते हैं। अब रेमिटेंस तो कम हो गया है, एक वो प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि पूरे थर्ड वर्ल्ड से जो पैसा आ रहा था वो तो आना बंद हो गया, बल्कि यहाँ से पैसा जाने लगा है। अब ये एक बहुत अजीब सी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ से और पूरे थर्ड वर्ल्ड से पैसे अमेरिका जा रहा है, पैसा अमेरिका जा रहा है। अमेरिका में तो सबसे बड़ा क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस अमेरिका में सबसे ज्यादा है, लेकिन पैसे वहां जा रहा है, क्योंकि हर एक जो पैसे यहाँ लाते हैं उनको लगता है कि बिजनेस के लिए अमेरिका सबसे सेफेस्ट जगह है, उनका घर अमेरिका है, यानी कि वो हर कोई सोचता है कि अमेरिका इज ए सेफ हेवन फॉर कैपिटल फ्लोज। तो इसीलिए वो
2008 में भी वही हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस वहां हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सारी दुनिया से पैसे जाके अमेरिका में इकट्ठे हो गए। तो अभी भी वैसा ही कुछ चल रहा है। और अगर ये चलता रहा तो, और अगर हमारा इकोनॉमी फिर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके लिए हमारे यहाँ फिर इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, तो उनको मीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि रुपए का भाव घट गया है। अभी तो बिल्कुल इट इज द लोएस्ट vis-a-vis द डॉलर्स एवर इन हिस्ट्री। 76 रुपीज पर डॉलर से और भी ज्यादा हो रहा है, बल्कि कम नहीं। तो रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे एसेट प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट के भी प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे वापस जा रहे हैं अमेरिका। तो अगर ये रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है और इसको हमें रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमारे यहाँ जब इकोनॉमी अब पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ मीटिंग द ट्रेड डेफिसिट। अभी भी जो हम देख रहे हैं कि रुपी इज फॉलिंग। हमारे यहाँ ये ठीक है कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वी हैव $500 ट्रिलियन ऑफ रिजर्व्स, लेकिन वो रिजर्व्स हम सिर्फ कैपिटल फ्लो फाइनेंस करने के लिए अगर खर्चा करें, दैट इज वेरी अनवाइज, क्योंकि वो उसको अगर हम, तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा और कैपिटल फ्लो चलता रहेगा। तो हमें इसीलिए अभी से सोचना पड़ेगा that whether we should not impose some kind of controls on capital outflows. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि अमेरिकन सरकार से हमें उधार मिल सकता है, हमें कर्जा मिल सकता है। वो अमेरिकन सरकार बहुत सारे देशों को कर्जा दे रही है और हमें कर्जा मिल सकता है, उससे हम कैपिटल आउटफ्लो को भी फाइनेंस कर सकते हैं और हमारे यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट होगा उसको भी फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन कर्जा में तो इंटरेस्ट रेट है, कर्जा में तो आप उनको अगर खुश नहीं रखेंगे किसी कारण से तो वो कर्जा देना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और some capital controls would become necessary. एक लास्ट चीज इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो IMF है, इस प्रॉब्लम को IMF ने समझकर IMF ने कहा कि हम हर देश को एक, IMF की करेंसी है SDR, उसको कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, हम नया SDR प्रिंट करेंगे और हर देश को थोड़ा थोड़ा उनका जो कोटा है IMF में, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा SDR मुफ्त में हर देश को देंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती, क्योंकि हम फिर उससे, अमेरिका से हमें लोन लेने की जरूरत नहीं, हम अपना ट्रेड डेफिसिट उससे मीट कर सकते थे, रुपी का जो फॉल हो रहा है उसको हम रोक सकते थे। लेकिन इसके खिलाफ जब IMF में जो डिस्कशन हुआ, हर देश ने इसको सपोर्ट किया। इसके खिलाफ दो मुख्य वॉइसेस उठे, एक था अमेरिका का और दूसरा था इंडिया का। क्यों इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ है ये मुझे समझ में नहीं आता। या तो हम अमेरिकन को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि पूरे जो तीसरी दुनिया है उसको हम बिट्रे कर रहे हैं। तो मैं अब यहीं रुक के कुछ सवाल लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक जो प्रोफेसर पटनायक ने कहा उसके लिए, उसको लेकर के कोई सवाल हो आपके तो जरूर पूछिएगा। या तो ये चैट है उसमें पूछ सकते हैं आप, या फिर मौखिक रूप से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन शायद बेहतर यही हो कि आप चैट के द्वारा पूछें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का पूरा भरोसा नहीं रहता, कब पता नहीं कब ये बैठ जाए एकदम से। तो मैं प्रोफेसर पटनायक ने जो कहा उसका सारांश मैं आपके पास दोबारा पेश कर दूं। उन्होंने जो हमारे सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है। सबसे फौरी जो चुनौतियां हैं वो, और जो फिर बीच के समय की, यानी लंबे समय की भी नहीं और फौरी भी नहीं, उस तरह की समस्याएं या चुनौतियां,
और फिर जो लंबे समय की जो चुनौतियां हैं। तो फौरी समस्या तो ये है कि लोगों के पास खाना नहीं है, तो इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत लोगों के पास एक तरफ तो राशन पहुंचाना होगा, और दूसरी तरफ उनके पास कुछ नगदी पैसे भी देने होंगे उनको खर्चे के लिए, फौरी खर्चे के लिए। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो प्रोफेसर पटनायक हिसाब लगा रहे हैं कि लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो हमारे मौजूदा जीडीपी का 3% है। और इस खर्चे को ये खर्चा कर पाने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है, भले ही वो रिजर्व बैंक से कर्जा ले इसके लिए, यानी कि रिजर्व बैंक से कहे कि और वो नोट छापे तुरंत इस फौरी समस्या को हल करने के लिए। इसके बाद समस्या आती है उत्पादन को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। जो लॉकडाउन के नीति के तहत सब कुछ जो ठप हुआ है, अभी जो पूरा बंद है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद है, उसे दोबारा चालू कैसे किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आती है वो प्रोफेसर पटनायक बताते हैं, वो लघु उद्योगों की है। लघु और बहुत ही छोटे मोटे जो कारोबार चलाते हैं लोग, ऐसे लाखों लोग, इनको मदद देनी होगी कि वो अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सकें। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इन उद्योगों से, लघु उद्योगों से जुड़े जो बहुत सारे मजदूर हैं, अस्थायी मजदूर, ये अपने गांव चले गए होंगे, तो उनको फिर गांव से वापस लाना होगा या किसी तरह की व्यवस्था करनी होगी। तो ये एक चुनौती है। और जो लंबे समय की हमारे सामने चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, इसमें प्रोफेसर पटनायक जो जोर दे रहे हैं, हमारे देश से बाहर पूंजी जो मौजूदा हालात में निकल रही है, उस पूंजी को लेकर के क्या किया जाए। तो उनका मानना है कि पूंजी के बाहर जाने पर कोई रोक लगाई जाए, सरकार कोई रोक लगाए इस पर, और इसका भी वो इंतजाम करे कि बिना किसी पराये सरकार की, विदेशी सरकार की, जैसे कि उन्होंने बात की कि अमेरिका से उधार लेने की बात चल रही है, तो इस तरह से जब हम लोन लेते हैं किसी दूसरे देश से, तो हमारी स्वायत्तता पे असर पड़ता है और उस देश के मिजाज का हमें ख्याल रखना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, उन्हें खुश रखना पड़ता है। तो ये सब ना करके कोई तरीका निकाला जा सके तो बहुत अच्छा होगा। और इस विषय को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक बहुत ही अच्छा इसके लिए हल निकाला है, लेकिन इसे भारत सरकार और अमेरिका की सरकार ने इसका विरोध किया है, जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। तो प्रोफेसर पटनायक, वी माइट टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप, जो हमारे पास जो अभी तक जो सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जो पीडीएस का सिस्टम है, जो राशन बांटने का सिस्टम है हमारे देश में, क्या इस पर बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ जाएगा कि अगर एकदम से हम कहें कि 80% हमारी जनता इस पर निर्भर हो जाए, तो क्या इस बोझ के नीचे वो टूट नहीं जाएगी ये व्यवस्था। ये एक समस्या है जिसे हमारे दर्शकों ने उठाया है। और दूसरा जो सवाल है जो आपने ही उठाया था कि जो मजदूर अपने अपने घर गांव चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, ये भी एक सवाल है। तो इन दोनों सवालों से शुरू किया जाए। हाँ, ऐसा है कि जो राशन शॉप्स हैं वो तो हैं ही, उनका तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो है कि कई जगहों पर डोर स्टेप पर खाना पहुंचाना पड़ेगा, डोर स्टेप पर अनाज पहुंचाना पड़ेगा, पैसे पहुंचाने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में। क्योंकि ऐसा भी तो है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो भी सोशल डिस्टेंसिंग तो चलता रहेगा, ये पता नहीं कितने महीने चलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो चलेगा। तो कई जगहों पर आपको डोर स्टेप पर पहुंचाना पड़ेगा खाना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे पॉपुलेशन को एग्जिस्टिंग फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू
सर्विस करे, लेकिन उसके लिए आपको नए नए जगह पर खोलना पड़ेगा और फिर डोर टू डोर पहुंचाना पड़ेगा। और आप इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसका आप इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरा आपने कहा ये जो कैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स को कैसे वापस लाएं, ये बहुत ही मेरे लिए डिफिकल्ट सवाल है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर मुझे लगता है जहां थे वो they would like to come back there because after all it was an employment. तो हम अगर हर एक को कहें कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है, आप वापस आइए, हम अगर हर एक को हमने जो सरकार ने जो पैसे दिए, बिकॉज ऑफ दैट they'll have some cash, और सरकार एक नियम कर सकती है कि जहां भी माइग्रेंट वर्कर्स रहते थे उनको वहीं वापस आने के लिए सुविधा उनको दी जाए, यानी कि लैंडलॉर्ड्स के ऊपर ये दबाव लगाया जाए कि भाई आप अगर किसी माइग्रेंट वर्कर को आपने निकाला है, यू मस्ट टेक दैट माइग्रेंट वर्कर बैक। तो कई सारी चीजें अगर करेंगे जिसकी वजह से इट विल बिकम इजियर फॉर देम टू कम बैक, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रन ट्रेन्स, we have to run transport so that they can फिर पैदल वापस आना 700,000 किलोमीटर, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो we have to have special trains running for them so that they can actually come back, and it has to be at the state government level, an initiative has to be taken to encourage them to go back, so that these units can be revived। और इन यूनिट्स को सरकार की तरफ से सब्सिडी देने की जरूरत है और बैंक क्रेडिट देने की जरूरत है, नहीं क्योंकि इनके पास भी जो पूंजी था वो तो खत्म हो गया होगा। मैं वर्कर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल होगा, बिजनेस का जो कैश होगा, वो भी तो शायद खत्म हो गया होगा। तो इसीलिए उनको भी क्रेडिट देने की जरूरत है और उनको भी सरकार की तरफ से सब्सिडी देने की जरूरत है। जी, तो प्रोफेसर पटनायक, another question that has come up, एक दूसरा सवाल उभर रहा है जिस पे अभी तक आपने कुछ ज्यादा कहा नहीं, तो इस पे अगर आप कुछ कहें कि अभी तक तो आपने बात की उद्योगों की, लघु उद्योगों की, मजदूरों की जो शहरी इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाके का क्या होगा? और कृषि और ग्रामीण इलाके में जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो सोर्सेस हैं, ये सब भी अभी बंद पड़े हैं, तो इनके लिए, खासकर कृषि के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कृषि जो है वो तो सिर्फ अभी का प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम यह है कि हमने जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट दिया था पहले, ये सपोर्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। जब मैं जेएनयू में पढ़ाने आया था 1974 में, मैं एसोसिएट प्रोफेसर होके आया था और मेरी मंथली सैलरी बेसिक was 700 rupees a month। उस वक्त procurement price of wheat was about 75 rupees a quintal। अभी आप देखिए, मैंने सुना कि आजकल अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर होके ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक सैलरी कम से कम 50,000 रुपए होंगे। दैट मीन्स 1:70। और अभी आप अगर wheat का procurement price लें, is about 1,500 rupees, 1,600 rupees, 1:20। तो जब, and mind you, teachers, university teachers सबसे ज्यादा कोई privileged section नहीं है, जब उनकी salary it has increased 70 times और एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैव इंक्रीज 40 टाइम्स, आप देख सकते हैं कि किसानों के खिलाफ दिस इज अ रियल अनफेयर ट्रीटमेंट। तो ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। बट तो मैं कहूंगा इसके लिए फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू इम्प्रूव द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को तगड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इवन रबी क्रॉप जो अभी आया हुआ है, इट्स ए गुड क्रॉप, लेकिन ये रबी क्रॉप भी सही तरह से प्रोक्योर नहीं हो रहा है। कई जगह पर प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं। तो किसानों के पास
इसके लिए सही प्राइस नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ प्राइस और एंड द क्वेश्चन ऑफ प्रोक्योरमेंट। अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद आपको, अब जब भी आपने किसानों को अच्छा प्राइस दिया है, उन्होंने आपको प्रोडक्शन दिया है। इनफैक्ट इट इज अमेजिंग, ये इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक हमारे यहाँ फूड ग्रेन प्रोडक्शन चल रहा है। एटलीस्ट we grow a reasonable amount of our own food grain requirement. आपने जो रूरल एरियाज की बात कही, about the starting these village industries, yes, I think that is very important. वहां भी तो काम ठप हुआ है। वहां also exactly जैसे मैंने कहा, credit has to be made available. रिजर्व बैंक की तरफ से steps have to be taken to make credit available, and on the basis of that, कम से कम it is the case कि वहां का लेबरर वो नजदीक ही होगा, उसको वापस 100 किलोमीटर 700 किलोमीटर लाने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज देयर, यू हैव टू गेट द प्रोसेस स्टार्टेड। तो that may not be such a serious problem अगर इसके ऊपर adequate credit is made available, adequate subsidies are made available, and as far as agriculture is concerned, immediately I would say the adequate prices are assured to the peasants. जी, तो प्रोफेसर पटनायक, जो और सवाल आ रहे हैं और इनमें एक दो मेरे भी सवाल हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई आपात स्थिति हो और कोई बहुत बड़ी विपत्ति, डिजास्टर या इस तरह की जो महामारी जो आ जाती है किसी देश पे, तो आमतौर पे कहा जाता है कि सारे देश को एकजुट होकर चलना है, और ये अच्छी बात है, हम सभी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर इसके बावजूद हम जानते हैं कि हमारे देश में सभी एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग राज्य हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या देश की जो जनसंख्या है, ये जो अलग अलग वर्गों में बटी है, तबकों में बटी है, इनके हितों में क्या कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? आज की जो क्राइसिस है, इसका सामना करते हुए जो भी हम कदम उठाएंगे, इसमें क्या मिडिल क्लास के हित और जो मजदूर वर्ग है उसके हित, ग्रामीण वर्ग के हित, शहरी वर्ग के हित, अमीरों के हित, इन सबको साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होगा, और इन हितों में आपसी जो अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वो किस हद तक है? ये तो एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल जो हमारे कई दर्शक पूछ रहे हैं कि आखिर आईएमएफ की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की जो नया ट्रेंच लाने की जो बात चल रही है, इसका विरोध भारत सरकार ने क्यों किया? इसके पास उनकी कोई तो तर्क होगा, उनका कुछ तो आर्गुमेंट होगा जिसके आधार पे उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस पे अगर आप कुछ जानते हो तो बताएं। देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन पहले लेता हूं। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं क्योंकि जैसे हाइड्रोक्सी क्लोराइड के बारे में सरकार ने, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में सरकार ने सडनली अपना ट्रेड पॉलिसी बदल दिया अंडर अमेरिकन प्रेशर। मुझे लगता है ये अमेरिकन प्रेशर्स की वजह से सरकार ने ये चेंज किया है। अमेरिकन हमारा सरकार, it is very susceptible to pressure from the United States, particularly this government is very susceptible to pressure. There is no reason at all, क्योंकि देखिए, आप कहेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ $500 billion of foreign exchange reserves अभी तक हैं, so this is not a problem for us. But we are betraying the third world. We are betraying the African countries. हमारे यहाँ भी, जैसे मैंने आर्ग्यू किया, हमारे यहाँ भी once growth gets going, it will become a problem for us. But immediately you can say it's not an immediate problem. Okay, but the point is it is an immediate problem for large numbers of third world countries. वो तो मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो अभी क्राइसिस को मीट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर इसके विरोध करें, then we are actually making it very difficult for large numbers of third world countries. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने रेज किया, वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखिए, ऑब्वियसली ये सही है कि आप
कॉन्टिन्यूअसली तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाएंगे नहीं, आप कॉन्टिन्यूअसली तो फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाएंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं जैसे लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट से कोई क्राउडिंग आउट हो जाता है या फिजिकल डेफिसिट से इन्फ्लेशन हो जाता है, नहीं। लेकिन फिजिकल डेफिसिट जब सरकार बोरो करती है तो यानी कि कोई ना कोई तो सरकार के ऊपर क्लेम, किसी के हाथ तो क्लेम होना चाहिए ना, उसका काउंटर पार्ट वुड बी समवन बिल्डिंग अप क्लेम, यानी कि फिजिकल डेफिसिट मींस समवन्स वेल्थ इज गोइंग अप, that someone's wealth is going up in the form of claims on government would be the domestic rich. तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स टू वेल्थ इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगा अभी जो आप फिजिकल डेफिसिट से फाइनेंस कर रहे हैं इमीडिएटली जो एक्सपेंडिचर, उसको अल्टीमेटली हम वेल्थ टैक्स के थ्रू उसको रेज कर सकते हैं, जो हम रिसोर्स रेज करेंगे। मैंने सप्लीमेंट्री बजट की बात की, सप्लीमेंट्री बजट में वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेल्थ टैक्स। हमारे यहाँ जो वेल्थ इनइक्वालिटीज हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है, दुनिया में इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अभी सभी कह रहे हैं, ये पिकेटी वगैरह सभी कह रहे हैं कि भाई वेल्थ टैक्स लगाओ। इनफैक्ट इट इज नाउ पार्ट ऑफ a very serious argument which is being put forward even in World Economic Forum कि भाई आप वेल्थ टैक्स लगाओ। तो अगर हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स है ही नहीं और वेल्थ इनइक्वालिटीज बढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस एरिया टू टैक्स। तो जब हम टैक्स करेंगे तो जिनके ऊपर टैक्स पड़ेगा वो तो नेचुरली दे आर गोइंग टू गेट अपसेट, लेकिन दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। The contradictions which the rich are going to, I mean, you know, the barriers the rich are going to put up against any taxation of their income and wealth to finance any welfare state expenditures or transfers to the poor, ये तो is a basic fact of life under capitalism, तो ये तो है ही। लेकिन there is another problem which actually worries me, यानी कि मेरा सरकार जो कदम उठा रही है इसके मेरे दो क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि भाई हमने अभी तक 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया। 1.7 लाख करोड़ में जो पैकेज है उसमें से आधा तो पुराने एक्सपेंडिचर्स को हमने रीपैकेज करके उसमें डाल दिया। इफ यू लुक एट न्यू एक्सपेंडिचर दैट इज रियली ओनली अबाउट हाफ ऑफ दैट, अबाउट 92,000 करोड़ जो कि नए एक्सपेंडिचर्स हैं। तो 92,000 करोड़ तो 0.5% ऑफ जीडीपी से भी कम है। So what is being given is really peanuts, बहुत ही कम है, बहुत ही limited in scale. So that is my first thing. So the government is just not doing anything as far as the marginal workers, as far as the migrant workers, as far as the poor are concerned. Virtually nothing. The second criticism I have is that देखिए लोगों में अभी जो कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ा रहे हैं ये कम्युनल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये रिच पुअर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन हिंदू एंड मुस्लिम। तो देयर इज अ कम्युनलाइजेशन ऑफ दिस पैंडेमिक जो जिसका कि बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। एंड इसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इतने बार टेलीविजन में बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगर एक बार बोले then that would have a big impact. And my criticism is वो नहीं बोल रहे हैं। जी जी। और जो सवाल आ रहे हैं, एक तो ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की बहुत ही अहम भूमिकाएं हैं अलग अलग तरह से। बोथ of these governments have very important roles to play in different contexts. What is your sense of what has happened to center-state relations? जो संघवाद जिसे हम कहते हैं, खास तरह का संघवाद, यानी कि राज्य और केंद्र में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर इस तरह की इमरजेंसी जो हालात हैं, आपातकालीन हालात हैं, इनका क्या असर पड़ा है? क्योंकि इस तरह की चुनौतियों से जूझने के लिए, जैसा कि आपने भी कहा था शुरू में, इसकी प्राथमिक जिम्मेवारी तो राज्य सरकारों पे होगी। और ये केवल केरल की बात नहीं है, कई सरकारों को दिक्कतें आ रही हैं, जैसे दिल्ली सरकार को आ रही है, महाराष्ट्र की सरकार को आ रही है, तेलंगाना की सरकार को, वेस्ट बंगाल की सरकार को।
कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इस पे आपकी कोई टिप्पणी? See, the delivery mechanism state governments की जिम्मेवारी है, यानी कि this whole business about making food available, even making cash available, would have to be the responsibility of the state governments. But the resources are with the center. अभी ऐसा हुआ है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे देश में हद से ज्यादा हुआ है, पर्टिकुलरली जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्स टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेटेड टैक्सेस सम टू द स्टेट्स, और फाइनेंस कमीशन वो बैठ के, सेंटर के पास ज्यादा पैसे हैं, स्टेट्स के पास कम है, फाइनेंस कमीशन सेंटर से कितने पैसे स्टेट्स को जाएंगे इसके ऊपर once every 5 years इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक अपना कंक्लूजन देती है। लेकिन अभी जो हुआ है, वी हैव नाउ गॉट ए जीएसटी इन द प्लेस ऑफ द सेल्स टैक्स, एंड द जीएसटी इज वन। जो पहले स्टेट्स के पास फ्रीडम था कि भाई हमारे यहाँ सेल्स टैक्स इतना परसेंट है, हम उसको बढ़ा देंगे, किस चीज पर सेल्स टैक्स कम है हम उसको बढ़ा देंगे, ये फ्रीडम पूरी तरह से चली गई। बट नाउ लीविंग असाइड 3 commodities, the GST rates are fixed by a GST council where the center is represented and the various state governments. तो अगर केरला का, उड़ीसा को या मध्य प्रदेश को अगर कोई टैक्स बढ़ाना है तो वो खुद नहीं कर सकते. They have to now go to the GST council where they are only one voice against all the others, because of which this is an enormous centralization of power that has taken place. States के powers तो बहुत ही कम हो गए हैं, मैं financial powers की बात बहुत ही कम हो गए हैं, and that is now being visible. उसका असर अभी हमें दिखाई दे रहा है, नेमली जो स्टेट्स को करना चाहिए उनके पास पैसे नहीं है सही तरह से करने के लिए, और सेंटर के पास जो पैसे हैं, सेंटर इज नॉट मेकिंग इनफ मनी अवेलेबल टू द स्टेट्स. उनका तो जैसे मैंने कहा जीएसटी के जो एरियर्स हैं वो भी अभी तक नहीं दिया, अगस्त से नहीं दिया जीएसटी एरियर्स. तो दिस इज अ वेरी वेरी peculiar situation, and I would suggest that the center should actually deficit finance additional expenditure and make this money available to the states through whom the resources can be delivered to the people. प्रोफेसर पटनायक, जो पूछा जा रहा है कि क्या जीरो इंटरेस्ट लोन्स टू इंडस्ट्री, क्या ये एक अच्छी चीज होगी अगर इस तरह की पहल ली जाती है? एक तो ये. दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कैश ट्रांसफर्स की बात हो रही है, कि यानी जो नकदी भुगतान लोगों को होगा या किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि क्या ये अभी जरूरी है, और अगर जरूरी है तो इसके अच्छे बुरे असर क्या हो सकते हैं? क्योंकि कैश ट्रांसफर्स को लेकर के विवाद तो बहुत समय से चल रहा है, ये एक पुराना विवाद है. तो मौजूदा हालात में क्या इसके बारे में जो राय है अलग अलग लोगों की, वो क्या बदल गई है? लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. देखिए, एक तो हम बात कर रहे थे अबाउट अ बेसिक इनकम स्कीम, यानी कि हर एक को रेगुलरली कैश ट्रांसफर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं फेवर ऑफ पीपल हैविंग राइट्स, यानी कि आप अगर उनको सिर्फ पैसे देंगे तो उससे तो कुछ आई मीन इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल मस्ट हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर. तो आप अगर हेल्थ केयर नहीं बढ़ाएंगे, आप अगर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ उनको इनकम देंगे, तो वो इनकम लेकर समझ लीजिए दे नीड हेल्थ केयर, तो वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वो जो आपने दिया था वो खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए I'm in favor of actually enlarging public health care, public education and so on. इसीलिए I would like everybody to have a set of fundamental economic rights: right to education, right to healthcare, right to food, right to employment, right to old age pension. So I'm opposed to income transfers as a solution to the problem of people's deprivation. But इस वक्त
at this moment, as a short-term, immediate measure, I would recommend giving, as I said, 7,000, koi keh raha hai 7,500, approximately that much of money to everybody, only for a certain period. And I was talking about this being given for a period of 3 months. Now, coming to the earlier question about zero interest loans. Yes, I think you know, the point is that would obviously, one is not talking about an economy in which zero interest loans become the rule. Of course not. आप capitalist economy की बात कर रहे हैं, उसमें तो positive interest rate होना चाहिए, otherwise you are penalizing those who are actually holding बैंक डिपॉजिट्स. अगर आप जीरो इंटरेस्ट वहां कर देंगे तो पीपल वुड होल्ड कैश, तो बैंक्स में पैसे आएंगे ही नहीं, और अगर नहीं आएंगे तो आप जीरो इंटरेस्ट लोन भी नहीं दे सकते, बिकॉज व्हाई शुड एनीवन काइंड ऑफ पार्ट विथ लिक्विडिटी at zero interest. ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक रूल है. बट जीरो इंटरेस्ट लोन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टू गेट and for specific purposes to get a business started, जो अभी बंद हुए हैं, आप as a transitional measure, there is much to be said for it. Right. एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो श्रमिक कानून यानी जो लेबर लॉज में जो अभी बदलाव लाए जा रहे हैं, उनका क्या असर होगा और उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल उनके खिलाफ हूं, बिल्कुल उनके खिलाफ हूं, क्योंकि देखिए, एक जो आर्ग्यूमेंट है क्यों लेबर लॉज में बदलाव लाया जा रहा है, एक जो आर्ग्यूमेंट है, बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है इस वजह से कम है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इस वजह से कम है, लेकिन इसके लिए देयर इज नो एविडेंस कि हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल नहीं आ रही है बिकॉज लेबर लॉज आर टाइट. आई थिंक दैट इज अ कंप्लीटली रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट. इसके इनफैक्ट जो लोग सीरियस लोग जो इसको सपोर्ट भी करते हैं लेबर लॉज अमेंडमेंट, वो भी मानते हैं कि हाँ, इसके लिए इतना इट्स ए मिक्स पिक्चर. यू कैन नॉट रियली असर्ट कि हमारे यहाँ एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बिकॉज ऑफ the labor laws, because there is absolutely no reason. And you see, देखिए, absence of investment in our country is because of shortage of demand. किसी भी मार्केट में अगर डिमांड 10% से बढ़ रही है और अगर मैं 20% इन्वेस्टमेंट करूं, तो मेरे जो 10% एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो तो बेकार जाएगा. It will just lie idle. And if it lies idle, तो उसपे तो effectively I am earning a zero rate of return. Now, कौन कैपिटलिस्ट है इतना बुद्धू होगा जो कि अपने रिसोर्सेज जीरो रेट ऑफ रिटर्न के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके रखे? तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट इज गवर्न बाय द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ डिमांड. एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ डिमांड आपको कैसे मालूम होगा? और इमीडिएट उसके लिए जो एक इमीडिएट इंडिकेशन है करंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड. जब डिमांड बढ़ जाता है, जो डिमांड बढ़ जाता है तो कैपिटलिस्ट सोचते हैं हाँ बढ़ने वाला है, तो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर आप इमीडिएटली डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वेजेस बढ़ाना is a way of achieving it. Therefore, instead of actually smashing the workers legally by changing labor laws, changing labor laws matlab kya? Basically, trade unions would then become even more defunct than they currently are, and even then they would become more toothless. यानी कि basically जो वर्कर्स के वेजेस नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपको अगर डिमांड बढ़ाना है तो आपको इनइक्वालिटीज कम करने हैं, वेजेस बढ़ाने हैं, और आपको सिमिलरली इनकम इनकम बढ़ाने हैं, पेजेंट्स के इनकम बढ़ाने हैं वगैरह. लेकिन आप अगर वो लेबर लॉज चेंज करेंगे, बिल्कुल उसका उल्टा असर होगा. This is a completely ideological position which is taken by some economists, लेकिन मैं उसके completely खिलाफ हूँ. तो प्रोफेसर पटनायक, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये तो हुई एक क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शनल सिचुएशन, ये एक अपवाद जैसी स्थिति है. लेकिन इस अपवाद की स्थिति से
हम सामान्य स्थिति के बारे में क्या सबक सीख सकते हैं? What are the lessons for normalcy that we can learn from this abnormal situation? And here I had in mind two things in particular. मेरे जहन में दो बातें थी. एक तो मुझे जो, मैं इस बात से पहले भी वाकिफ था, लेकिन किस कदर तक ये सच है ये जानकर मुझे बहुत धक्का लगा भी, कि हमारी जो आर्थिक आंकड़ों की व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के हम कितने तरह की खुशफहमियां पाल रहे हैं। हमने सोचा था कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत हद तक घट गई है, और इसको लेकर के बहुत लोगों ने नए नए आंकड़े, और जो पहली नजर में बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत आंकड़े नजर आते हैं ऐसे। लेकिन इस आपद स्थिति ने सिद्ध करके रख दिया कि एक हफ्ते तक भी जिंदा रह पाने की क्षमता हमारे देश के अधिकांश लोगों में नहीं है। एक हफ्ते में ही भूखमरी की स्थिति आ गई। तो आप सोचिए कि हमारे आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। क्या हम वाकई, जैसा कि प्रोफेसर उत्सा पटनायक ने की किताब है, क्या हम भूख के गणतंत्र में जी रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ हंगर में जी रहे हैं, जो कि हमारे आंकड़े किसी तरह से हमारे इस सत्य को हमसे ढक दे रहे हैं। तो मेरा पहला ये है कि क्या आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करने की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने के लिए कोई सबक सिखाता है ये जो आपद स्थिति है। दूसरा, गरीबी, फूड सिक्योरिटी, इस तरह की जो अवधारणाएं हैं, इनकी परिभाषा को क्या बदलना जरूरी नहीं है? मैं दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ पॉवर्टी हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड, this was not on the basis of statistics but on the basis of a wrong definition of poverty. यानी कि हमारे यहाँ जो स्टेटिस्टिक्स था, नेशनल सैंपल सर्वे, देखिए अब तो नेशनल सैंपल सर्वे को ही धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये जो करंट गवर्नमेंट इज, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे हर 5 सालों में इट यूज टू कलेक्ट डेटा, और वो उसको जो उनका जो डायरेक्ट डेटा था उसके कैलोरी इनटेक पर एक्सपेंडिचर क्लास उसको निकालते थे फॉर डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस। तो दैट स्टेटिस्टिक्स वाज ओके। लेकिन अब ऐसा है कि हम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी में हमने एक वो पहले तो 1974 का पॉवर्टी लाइन लेकर उसको हम वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अपडेट करते थे। वो बिल्कुल गलत सिस्टम है। हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनएसएस कि कितना डिप्रीवेशन है, कितना न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन है। तो इसीलिए हमारा जो पॉवर्टी के ऊपर हमारा जो नजरिया है, दैट हैज टू बी चेंज्ड। So this whole business about patting ourselves on the back कि poverty चली गई on the basis of a flawed definition of poverty, that has to go. The second thing which I think is also important is that देखिए एक immediate lesson हमारे सामने which is coming up is that हम इतना कहते हैं कि हमारा बड़ा इतना % GDP growth है, 7%, 8% सर्विस सेक्टर etc etc। लेकिन जब क्राइसिस हुआ, हजारों लाखों लोग they made a beeline for the villages। दे एक्चुअली हमारा जो वो अपने परिवार के पास गांव में चले गए, और गांव में कम से कम ठीक है एग्रीकल्चर है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग चल रहा है, कुछ तो नौकरी मिल जाएगी। सो एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन्स the backbone of our economy and villages still remain the backbone of our economy। जिससे the other lesson we must learn is that अगर हम actually development करना चाहें तो we have to actually also fundamentally develop agriculture itself। जैसे कि peasants income must go up, जैसे मैंने पहले कहा था एक एग्जांपल देकर, peasants income must go up। उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आप इंडस्ट्रियलाइज करिए, उसके आधार पर आप डाइवर्सिफाई करिए। लेकिन ये जो बाहर से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ या सम लग्जरी कंजम्पशन लेड ग्रोथ, इससे काम नहीं चलेगा। और दो और चीजें जो which have become clear to me during this, सारी दुनिया में, not just in our country। पहला तो है the importance of public health care।
ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस इतना बढ़िया चल रहा था एंड इट गॉट स्लोली रन डाउन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब देखिए ब्रिटेन इज पेइंग ए प्राइस फॉर दैट. सिमिलरली हमारे यहाँ जो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग पब्लिक हेल्थ केयर हम धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे थे एंड सडनली नाउ वी आर बिगिनिंग टू रियलाइज. और ये प्राइवेटाइज करने से सडनली द गवर्नमेंट सेज कि भाई आप अगर टेस्ट भी करना चाहें 4,500 रुपीज देकर आप टेस्ट करवाइए. बट दिस हु कैन अफोर्ड इट? स्पेन में, which was a country badly affected by this crisis, they have actually nationalized private hospitals, at least for the time being. Yani ki government would be running the private hospitals, they are not going to be charging the fees they want and so on. So the necessity for public health care is absolutely crucial. And the last thing which is also very important is the necessity for public distribution of food grains. अब इसकी तो I mean, this again has been shown to be absolutely essential. उसको आप अगर वो APL, BPL करके कई लोगों को आपने निकाल दिया from the whole network of food distribution, that was a historic error. But I think now we should enlarge the public distribution. जी, एक जो थोड़ा सुझाव लग रहा है, थोड़ा सवाल लग रहा है जो हमारे दर्शक की तरफ से आया है, वो एक पूछा जा रहा है कि क्या फौरी तौर पर एज एन इमीडिएट मेजर मनरेगा कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाए, इसे बढ़ाया जाए, उस पे जो Sorry, I something that is coming in from our viewers, which is I don't problem है. हाँ, No. हेलो, सुनिए, हाँ, नहीं कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है. हाँ, अच्छा, तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, अब ठीक है. हाँ जी. तो हाँ. दर्शक जो पूछ रहे हैं, हाँ. ये आधा सवाल है, आधा सुझाव लग रहा है कि हाँ. क्या मनरेगा जैसे कार्यक्रम को व्यापक रूप देने से, इसे बहुत बड़ा कर देने से और इस पे जो पाबंदियां लगी हैं उसे हटा देने से फौरी तौर पर क्या इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या अगर एक सुझाव हम सरकार को दें कि आप कम से कम ये एक काम करो, तो क्या वो पहला काम ये होना चाहिए कि मनरेगा का विस्तार किया जाए, इस पे जो पाबंदियां हैं इसे हटाया जाए, जिससे कि जिस तरह की पहल की आप बात कर रहे थे कि लोगों के पास खर्च करने को पैसा हो, उन्हें अपने जीविका बनाए रखने के लिए कोई साधन हो, वो सारे लक्ष्य हमारे पूरे हो सके. क्या ये हो सकता है इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने से? जी हाँ, मेरी राय में तो मनरेगा में जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दैट इज ओनली ए फ्रैक्शन of what is really required. हम कहते हैं 100 days employment, लेकिन 100 days तो in fact only about 7% of the registered people probably got 100 days of employment last year. So the employment we give is really nothing compared to what we promise under Manrega. So uska to, firstly we have to make sure that everybody who asks for employment actually gets employment. उसमें फिर वेज एरियर्स आ जाते हैं. आपने लोगों को वेज नहीं दिया बहुत दिनों से, सो दैट टेंड्स टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कमिंग अप. कौन काम करेगा अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं? सो वेज एरियर्स हैव टू बी इमीडिएटली सेटल्ड. Anybody asking for employment should be able to get it, and therefore existing Manrega has to be made really effective. Additionally, मैं तो कहूँगा कि we have to have a similar scheme for the urban areas. In fact, there has to be an urban employment guarantee scheme very similar to the rural employment guarantee scheme we have. And that should also cover the educated unemployment. मुझे किसी ने पूछा था कि भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को आप क्या काम दे सकते हैं? वन वेरी ऑब्वियस वर्क यू कैन गिव. देखिए हमारे यहाँ जो शहर में जो बीपीएल पॉपुलेशन है, शहर में जो बहुत ही गरीब पॉपुलेशन है, उनके बच्चे स्कूल तो या तो जाते ही नहीं है. अगर स्कूल जाते हैं then they actually don't have, the well-to-do people can have their private tutors. यहाँ स्कूल में जो जाते हैं, there is nobody to kind of supervise their work. So one possibility could be the educated unemployed can actually act as tutors to the children of the poor people of the BPL population.
Similarly, you can think of all kinds of other ways in which they would actually be able to help. In fact, so I would suggest that Manrega has to be expanded. The loopholes within it in terms of wage areas and so on have to be got rid of, and what is more, it has to be expanded to urban areas in the form of an urban employment guarantee scheme, which should also cover the educated unemployed. जी, प्रोफेसर पटनायक, एक बहुत ही रोचक सवाल पूछा जा रहा है जो जिसका जवाब देना शायद आसान न हो। ये हमें कई बार सुझाया गया है, कई विशेषज्ञों ने सुझाया है कि कोविड-19 की जो बीमारी है, महामारी है, ये एक झटके में खत्म नहीं होगी। ये शायद लौट कर आएगी, कुछ महीनों बाद लौट कर आएगी। तो इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया है कि मान लीजिए अभी का जो लॉकडाउन वो खत्म कर दिया जाता है 3 मई को, और जो सारे सुझाव आपने दिए हैं वो सारे सुझाव मान लीजिए कि सरकार मान लेती है और अर्थव्यवस्था को दोबारा स्वस्थ हालत में लाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये शंका है कि बाहर जाने से हमें बीमारी फैल जाएगी और हमें बीमारी लग सकती है, छूत की बीमारी है, इसीलिए हम इससे डरते हुए अगर घर में बंद रहें, लॉकडाउन के उठा देने के बाद भी, तो क्या इस डर की वजह से अर्थव्यवस्था पे कोई सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, यानी कि दूसरे किस्त की एक तरह से उसका प्रभाव पड़ सकता है क्या? ये सवाल पूछा गया है। जी, ये तो जरूर पड़ेगा। इनफैक्ट आई थिंक this crisis is going to continue until we have found either some kind of vaccination against it or some kind of a cure for it. उसके ऊपर काम चल रहा है, and some are fairly promising. You know, I mean, for instance, India में जो काम चल रहा है, All India Institute is trying out antisepsis drug as a way of reducing the impact of COVID-19. I think यानी कि this drug already exists. ये कोई नया नहीं है। तो these kinds of things are quite promising. लेकिन जब तक ये नहीं आता है तो ये जो शंका आपने कहा ये तो चलता रहेगा, यानी कि this fear is going to be in the mind of the people until really we have overcome this in a technological sense. That will also affect the economy. But the only thing is that that if we take adequate precautions, for instance, हमारे यहाँ जो लॉकडाउन हुआ है, it is probably a far more severe lockdown than in any other country. तो इतना सिवियर लॉकडाउन की जरूरत थी या नहीं थी, इसके ऊपर भी काफी कुछ बहस चल रहा है। Many virologists themselves feel कि इतना सिवियर लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी। We could have actually had a lockdown which enforces social distancing, but not really is not analogous to a curfew. I mean, our lockdown is really a police-backed lockdown. It is not a lockdown where people voluntarily understand the importance of it and choose to stay at home, but it is something in which basically we use the police danda to make sure that everybody is at home. It's like a curfew. So there is that. I think from this we can move towards a less kind of rigorous lockdown or let's say social distancing, which can actually get production started. One can think in terms of ways of managing production in a way that social distancing is preserved, lekin production does not come to a complete stop. So I think we have to innovate as far as that is concerned. But as I said, the whole crisis is going to continue until we have actually got some drugs against it to prevent it. जी जी, एक और जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, इसको लेकर के भी एक सुझाव यह है या प्रश्न है कि क्या जिसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि अमेज़न, बिग बास्केट या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लोग घर बैठे सामान मंगवाते हैं, क्या ये महामारी इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी, जब इनके मुकाबले जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको घाटा होगा और ऐसी बड़ी संस्थाओं को फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? जी हाँ, इनफैक्ट हो रहा था,
हो रहा है। यानी कि ये अमेज़न वगैरह तो दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। कोविड-19 के पहले भी there was this whole business of Amazon and all these companies actually displacing the local shops. So iske, we actually have to think about it seriously and take some measures against it. And this is something which has become even more serious at the moment, क्योंकि during this period of lockdown आप order कर सकते हैं Amazon वगैरह से, जो कि आप नजदीक के दुकान को नहीं जा सकते. So I think this is something which has to be it has to be controlled. I mean, I think the displacement of local shopkeepers by all these multinational retail giants is something which has to be legislatively stopped. जी, तो अब समय वैसे काफी गुजर चुका है, तो मैं आखिरी सवाल पे आना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर पटनायक, आपको क्या लगता है कि ये जो अनुभव है हमारा, साझा अनुभव और कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ दिस क्राइसिस, ये इस विपदा से जिसे हम सारे झेल रहे हैं, इसके जो दूरगामी सबक विचारधारात्मक स्तर पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पे भी, और जो आम लोगों के सोचने के तौर तरीके इस स्तर पे भी, यानी कॉमन सेंस के स्तर पे भी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के स्तर पे भी क्या असर होगा? क्योंकि एक तरफ तो बताया जा रहा है कि इस महामारी ने सिद्ध कर दिया कि नव उदारवादी सोच अब सफल नहीं हो सकती। नियो लिबरलिज्म अब एक तरह से वो टूट चुकी है, यानी उसकी जो पकड़ थी, जो जकड़ थी मानसिकता पे हमारी, वो टूट चुकी है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये महामारी समाजवाद लाएगी सारे देश में और सारी दुनिया में समाजवाद लाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और आम आदमी के सोचने के तौर तरीके के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में सोचने की जो आदतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा आपकी राय में? देखिए, ऐसा है कि this crisis is not the only one. कम से कम 3 different crises जो अभी आए हैं. एक तो है the migration crisis into Europe. दूसरा है the economic crisis which is visiting the whole world even before COVID-19. आप COVID-19 की बात ले, आप immigration की बात ले, आप economic crisis की बात ले, it is obvious that the globalization has actually released forces which the institutions of capitalism are incapable of controlling. Because आपने सोचा with globalization capital move करेगी, but on the other hand viruses भी तो move करते हैं ना. So this is something which actually this is a real seriously first international crisis which has been imported into India via elite movements. Yeah. You know, it's not as if गरीब लोग थोड़ी बाहर जाते हैं. ठीक है, कुछ केरला से जाते हैं to the Gulf, but Kerala was not, they have controlled it. But so this is, तो इसीलिए ये globalization का this is a very serious impact of globalization. And likewise, जो आपने neoliberalism से you had privatized everything, public health care गया था, was demolished and so on. So this is a real lesson that we have reached the end of neoliberalism. Now, but my point is this lesson may be clear to many of us. To certainly is it strikes me with great strength. Lekin we must not forget the isi waqt. There are all kinds of right-wing governments all over the world who are actually trying to use this period for actually pushing their sectarian agendas. Trump is controlling immigration. Okay, ट्रम्प पहले इलेक्टेड ही हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इमिग्रेशन. अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम कंट्रोल करना चाहते हैं इमिग्रेशन. सिमिलरली इन अदर कंट्रीज, सिमिलरली इन इंडिया. अब ये आप मुसलमानों के खिलाफ हैं,
कई सारे लोग रूलिंग पार्टी के, आरएसएस वगैरह मुसलमानों के खिलाफ है, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया ड्यूरिंग दिस कोविड-19 कि आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, आप यूएपीए लगा सकते हैं, देयर इज नोबॉडी हु कैन एक्चुअली, देयर कैन बी नो प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, बिकॉज एनी collective gathering of people to protest government action is out of the question. And similarly आपने वो जो you know this whole निजामुद्दीन को लेकर आपने इसको पूरा कम्युनलाइज कर दिया. So all over the world people, I mean, you know, that right-wing governments are pushing their own agendas, which are sectarian agendas. So while it is true that neoliberalism may have come to an end, while it is true that the prospects of socialism should therefore be brightening up, but ideologically, the fight against these elements, which are really interested in dividing the people, has become even more kind of serious, urgent, and difficult. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर पटनायक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने, हमें पता है कि लॉकडाउन के बावजूद आप बहुत व्यस्त रहते हैं और इसके बावजूद आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को अपना समय दिया. तो श्रोताओं, मैं आप सबको भी याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र शाला की ये श्रृंखला चल रही है और चलती रहेगी, और इसकी अगली कड़ी होने वाली है परसों, यानी कि 26 तारीख को, नहीं, रविवार को 26 तारीख को, जब कविता श्रीवास्तव होंगी चर्चा में सुप्रसिद्ध वकील वृंदा ग्रोवर के साथ. अभी अभी आपने सुना कि प्रोफेसर पटनायक कह रहे थे कि महामारी के कारण जिस तरह की आपात स्थिति को लागू किया गया है, उसकी आड़ में सरकार अपने राजनीतिक हित साध रही है, यानी कि अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को, अपने से दूसरा मत रख, यहाँ तक कि अपने से दूसरा मत रखने वालों को जेल में बंद कर रही है, और उस अभियान में कोई मंदी नहीं आई है. लॉकडाउन के बावजूद जो भिन्न मत रखते हैं सरकार से, उनको जेल में बंद करने का जो अभियान पहले भी चल रहा था, उसमें थोड़ी भी उसमें मंदी नहीं आई है, और आए दिन तरह तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है हर तरह की आरोपों में. तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी विपदा है हमारे सामने कि जो आम तरीके हैं हमारे पास विरोध प्रदर्शन के, वो तरीके सब अब बंद कर दिए गए हैं, और इसके बावजूद सरकार अपनी तरफ से हावी है और अपने हितों को वो साधे जा रही है. तो नागरिक अधिकारों को लेकर के अगली चर्चा होगी कविता श्रीवास्तव और सुप्रसिद्ध वकील वृंदा ग्रोवर के बीच. इससे जुड़ना न भूलिएगा, रविवार के दिन 26 अप्रैल को. तो तब तक के लिए लोकतंत्र शाला की ओर से आप सभी का धन्यवाद, और लगे रहिए. ये कभी तो सवेरा होगा, कभी हम सब मिल पाएंगे, और तब तक के लिए आप डटे रहिए और लगे रहिए अपने मोर्चे पर. शुक्रिया.